लेक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो पेनिनसुलर रिवर्स का ग्रुप है वो कंप्लीट किया था और इस वीडियो से हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, जो कि ड्रेनेज सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवर्स की तरह ही जो लेक्स हैं वो भी जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स वगैरह हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक, द हाउस बोट्स एंड द शिकारास which attract thousands of tourists every year। तो आप लोगों ने कश्मीर की वादियाँ, फेमस जो दाल लेक है वहाँ पे, इसके बारे में तो सुना ही होगा। साथ ही साथ वहाँ की जो हाउस बोट्स हैं, मतलब कि ऐसी बोट्स जिनके ऊपर घर बने रहते हैं। शिकारास जो है वो भी हाउस बोट ही होते हैं। शिकारास आप देख सकते हो, ये शिकारा होती है कि जैसे यहाँ पे एक बोट है और बोट के ऊपर इस तरीके से छोटा सा हट टाइप बनी हुई है। तो इन सब के बारे में हमने सुना हुआ है। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games। अब जिस तरीके से जो दाल लेक है वो हजारों टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है, हजारों लोग जो है हर साल दाल लेक को देखने आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहाँ पे डल लेक की तरह ही अलग अलग लेक्स होते हैं और उनको लोग इंजॉय करते हैं, उनमें बोटिंग्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं और अलग अलग वाटर जो गेम्स हैं उनको खेलते हैं। Imagine that if Srinagar, Nainital, and other tourist places did not have a lake, would they have been attractive as they are today? तो सोचो, अगर श्रीनगर, नैनीताल और इसी तरीके से जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर वहां पे कोई लेक होता ही नहीं तो क्या वो उतने अट्रैक्टिव होते जितने कि वो अभी हैं? Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? क्या आपने कभी भी सोचा है कि किसी भी लेक का क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्या महत्व रहता है किसी भी टूरिस्ट प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने में? राइट, कि कोई एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां लोग घूमने आते हैं, तो उस जगह पे जो लेक है वो उस पूरी जगह की सुंदरता को कितना ज्यादा बढ़ाता है, कितना अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। वो आपने कभी सोचा है? अगर किसी प्लेस पे आप घूमने जाओ और सोचो कि अगर यहाँ पे ये लेक नहीं होता तो क्या आप सोचोगे कि मैं वहां पे घूमने जाऊं? नहीं ना। तो किसी भी टूरिस्ट प्लेस को और ज्यादा इनहेंस और ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लेक्स बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। अब जो लेक्स हैं वो टूरिस्ट एक्टिविटीज को तो बढ़ाते ही हैं, मतलब बहुत सारे जो टूरिस्ट रहते हैं उन्हें तो अट्रैक्ट करते ही हैं, बट इसके अलावा भी ये इंसानों के लिए बहुत सारे तरीकों से यूजफुल होते हैं। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट्स आर कॉल्ड सीज, लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द एरल सीज। अब इसमें वो ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा लेक जो बहुत ही बड़े एक्सटेंट का है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो फिर उसको सी बुलाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ कैस्पियन सी देख रहे हो। अब लेक क्या होता है? एक ऐसी छोटी सी बॉडी, वाटर बॉडी, जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। बीच में जो है वो आपको, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? एक छोटी सी वाटर बॉडी दिखेगी और इसके चारों तरफ आपको लैंड देखने मिलेगी, तो वो हो गया लेक। अब ये एक इतनी बड़ी वाटर बॉडी है जिसके चारों तरफ लेक है, तो इसको, जिसके चारों तरफ जो है लैंड है, तो लेक हम छोटे वाले वाटर बॉडी को बुलाते हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। बट अगर वही सेम वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है वो बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सी। उसका हम सी का नाम दे देते हैं उसको, जैसे कि कैस्पियन सी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics। अब इंडिया में भी बहुत सारे लेक्स हैं और ये जो लेक हैं वो एक दूसरे से साइज, मतलब कि उनका वो कितने बड़े हैं, छोटे हैं, इस चीज में और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। ज्यादातर जो लेक हैं वो परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि उनमें साल भर आपको पानी देखने मिलेगा। Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid regions। अब कुछ जो लेक होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि रेनी सीजन्स में जो है उसमें आपको पानी देखने मिलेगा। ज्यादातर ऐसे लेक हैं जो परमानेंट पानी कैरी करते हैं, आपको पूरे साल भर उसमें पानी मिलेगा। बट जैसे कि हम पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरीके से जो सीजनल लेक्स भी होते हैं, मतलब कि वो रेनी सीजन में आपको उन लेक्स में पानी देखने मिलेगा। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। अब इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है कि जो नदी है वो समुद्र तक नहीं पहुंचती, बट बीच में ही अपना पानी जो है किसी इनलैंड ओशियन या फिर इनलैंड लेक में जो है वो ड्रेन कर देती है। राइट, मान लो ये एक जमीन का टुकड़ा है। राइट, ये एक स्क्वायर में जमीन का टुकड़ा और इसके बाहर जो है सिर्फ पानी पानी है, सी है। ठीक है, इसके बाहर आपको यहाँ पे सी देखने मिलेगी। अब यहाँ बीच से कहीं से एक नदी जो है वो ओरिजिनेट हुई, यहाँ से नदी ओरिजिनेट हुई। अब ये बहते 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 क्या हुई?
यहीं पर आ पहुंची और यहाँ पे उसने एक लेक सा बना दिया और इस लेक में उसने पानी ड्रेन कर दिया, राइट। इसी तरीके से कोई और नदी आ रही है, उसने भी अपना पानी इस लेक में ड्रेन कर दिया। अब जितनी भी ये नदियां हैं ये बाहर समुद्र तक नहीं पहुंच रही, राइट। तो इस वाले सिस्टम को, जिसमें कि पानी जो है अंदर से ही शुरू हो रहा है और अंदर ही कहीं जो है नदियां पानी ड्रेन कर दे रही हैं, उसको हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज, राइट। तो ऐसे जगहों पे हमें क्या देखने मिलेगा, हमें जो रेनी सीजन वाले लेक्स हैं, मतलब ऐसे लेक्स जिनमें रेनी सीजन में पानी आता है, वो देखने मिलेंगे। There are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while others have been formed by wind, river action and human activities. अब कुछ ऐसे लेक्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स की वजह से बनते हैं। जैसे ग्लेशियर जो है एक तरीके से वो क्या है, वो बर्फ की नदी है, वो धीरे धीरे करके नदी की ही तरह आगे बढ़ रहा होता है, बट बहुत ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है पहाड़ों से। अब इस पूरे प्रोसेस में वो भी काफी सारी इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। मान लो ये एक पहाड़ है, पहाड़ की स्लोप है, राइट। इसके ऊपर आपको आइस शीट देखने मिलेगी, यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्लेशियर है, राइट। अब वो ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, बह रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में वो कुछ इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसने बीच में क्या किया, यहाँ से कुछ जो रॉक्स वगैरह हैं उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे नदी क्या करती है, जब वो बहती है तो पत्थर कंकड़ सबको अपने साथ जो है बहा के ले जाती है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करती हुई जाती है। इसी तरीके से जो ग्लेशियर है वो भी इरोजनल एक्टिविटी कर रहा है और यहाँ पे उसने क्या किया, एक तरीके से एक डिप्रेशन बनाना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये एक तरीके से ग्लेशियर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से डिप्रेशन बन जाएगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पे पानी जमा होने लगेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेक बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स की वजह से भी लेक बनते हैं। A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develops into oxbow lakes. अब हमने पढ़ा था कि नदी जो है वो मियंडर करती हुई प्लेन्स से, मतलब यह वो पहाड़ों से आई, ये पहाड़ थे, यहाँ से वो बहती बहती नदी है, इसके ऊपर नदी जो है बहते 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 यहाँ प्लेन्स पे आ गया। प्लेन्स पे वो क्या करती है, मियंडर्स बनाती है, इस तरीके से लहर लहर बनाती हुई वो समुद्र में ड्रेन कर जाती है, राइट। यहाँ समुद्र में वो ड्रेन कर जाएगी। अब ये मियंडर्स बनाते टाइम वो क्या करती है, वो बीच बीच में कट ऑफ कर देती है। जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, वो चलती आ रही थी और बीच में उसका कटाव आ गया और इस तरीके से लेक बन जाता है। अब ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं उसको मैंने पूरे डिटेल में एक वीडियो में समझाया है, राइट। तो उसको आप जाके देख सकते हो कि नदी जो है वो बहते बहते आ रही थी और वो इरोजनल एक्टिविटी जैसा कि परफॉर्म करती है। तो यहाँ से वो बहते बहते क्या करती है, धीरे धीरे करके वो जो पानी है वो यहाँ से कटता जाता है, जो पीछे की तरफ है नदी की, पानी वहां से कट के आगे बढ़ने लगता है और जो आगे की तरफ है उसमें इस तरीके से वो शेप ले लेता है, राइट। मान लो नदी जो है वो इस तरीके से बह रही थी पहले ऐसे, अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये वाली जो नदी का कर्व है ऐसे करके बह रही थी, राइट। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये वाला जो कर्व है वो आगे बढ़ने लगेगा, राइट, ऐसे होने लगेगा और ज्यादा, राइट। अब ये और ज्यादा इधर होगा तो धीरे धीरे करके ये वाली जो चीज है वो भी पीछे हटती जाएगी, राइट। ये वाली चीज और पीछे हटती जाएगी। मतलब कि आप यहाँ देखो कि पहले जो रिवर है वो इस तरीके से बह रहा था, राइट। नॉर्मली इस तरीके से मेंडर्स बनाते बनाते बह रहा था, बट फिर क्या हुआ कि ये जो मेंडर्स हैं वो इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करने लग गए और धीरे धीरे जो कटते कटते इसके जो ये मेंडर्स हैं वो इस तरीके से जुड़ने लग गए दोनों तरफ से, राइट। अब यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लैंड का टुकड़ा बचा है और धीरे धीरे करके क्या होगा, ओवर द पीरियड ये वाला जो टुकड़ा है वो इस तरीके से बचेगा ही नहीं और जो नदी है वो सीधी यहाँ से इस तरीके से बहने लगेगी। अब जब नदी सीधी यहाँ से बहने लगेगी तो ये वाला जो टुकड़ा है ये वाला इसका क्या होगा, तो नदी इस तरीके से बहने लगेगी और साइड में ये वाला जो पानी का टुकड़ा बचा था, मतलब रिवर का जो पार्ट था वो इस तरीके से साइड हो जाएगा, कट जाएगा और फिर इसी वाले टुकड़े को हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये वाला जो लेक आपको ये वाला दिख रहा है ये एक ऑक्सबो लेक है। तो यहाँ से जो इसकी नदी है वो बहती हुई जा रही थी यहाँ से और बीच में ये वाला जो टुकड़ा है वो कट गया, तो ये एक ऑक्सबो लेक है। Spits and bars form lagoons in the coastal areas, example Chilika Lake, the Pulicat Lake and the Koleru Lake. अब जिस तरीके से हमने देखा कि जो रिवर है वो लेक्स बनाता है, इसी तरीके से कोस्टल एरियाज में भी लेक्स बनते हैं जिनको कि हम लगून्स कहते हैं। और ये लगून्स कैसे बनते हैं, ये स्पिट्स एंड बार्स की वजह से बनते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये सी है, ये समुद्र है और ये लैंड का जो टुकड़ा है वो इस तरीके से कर्व हो रखा है और पानी जो है वो इसमें घुसा हुआ है। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ से एक छोटी सी जो
एक लैंड का टुकड़ा है वो बनने लगेगा, डिपॉजिट होते रहेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे सैंड जो है वो डिपॉजिट होती रहेगी, वैसे वैसे इस तरीके से छोटी सी जो सैंड का टुकड़ा है, लैंड का टुकड़ा है, वो बनने लगेगा और इसको हम कहेंगे सैंड स्पिट। अब धीरे धीरे करके जो सैंड स्पिट है ये बड़ी होती जाएगी और पूरे तरीके से इस वाले हिस्से को कवर कर लेगी और बीच में ये वाला जो पानी है वो ट्रैप हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे लगून। और ये भी एक तरीके से एक लेक ही है, राइट। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, लगून्स बनते हैं कोस्टल एरियाज में स्पिट्स एंड बार्स की वजह से। और इसमें कुछ जो लगून्स हैं उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि चिलिका लेक हो गया, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। मैप में देखें तो चिलिका लेक जो है वो यहाँ पे है ओडिशा में। जो चिलिका लेक है वो लाई करता है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है और ये आपको एक स्पिट दिख रही होगी, इधर पे येलो कलर की ये स्पिट है और ये पूरा जो है लगून यहाँ पे बन रहा है। तो ये चिलिका लेक है और चिलिका लेक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambhar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो इनलैंड ड्रेनेज वाला एरिया होता है, मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ पे नदी जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंच रही है बट बीच में ही अपने पानी को छोड़ दे रही है, तो वहां पे क्या बन रहे हैं, लेक्स बन रहे हैं। और ऐसे लेक हमें क्या देखने मिलता है कि वो कभी कभी सीजनल नेचर के भी होते हैं, जैसे कि सांबर लेक राजस्थान में जो सांबर लेक है वो इसी तरीके से एक सीजनल लेक है जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पे भी क्या है, पानी जो है वो खारा है और इसके पानी को नमक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। ज्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में वो हिमालयन रीजन में देखने मिलेंगे। देर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, और वो जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो आपको हिमालयन रीजन में देखने मिल रहे हैं वो कैसे बने हैं, वो ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, मतलब कि वो ग्लेशियर्स की वजह से बने हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन व्हिच वाज लेटर फिल्ड बाय द स्नो मेल्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लेशियर्स जो हैं वो भी इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ग्लेशियल ओरिजिन वाले लेक्स हैं वो कैसे बने हैं, वो जो ग्लेशियर है उसने क्या किया, बहते बहते एक बेसिन, एक तरीके से इस तरीके से गड्ढा जो है वो बना दिया पहाड़ों पे या जिस भी जमीन पे वो बहता बहता जा रहा है स्लोप पे, और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल के जमा होने लग गई, राइट। तो ये एक लेक बन गया। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब इसी तरीके से हमने इतने सारे तरीके देखे कि किस तरीके से लेक्स जो हैं बन रहे हैं। वहीं हम वुलर लेक की बात करें तो वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है, मतलब कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक तरीके से उनमें हलचल हुई, उनमें चेंजेस आए, उसकी वजह से जो वुलर लेक है वो बना है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और वुलर लेक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of tidal power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhagra Nangal project. अब ये तो अभी हमने देखा, जितने भी हमने तरीके डिस्कस किए लेक्स बनने के, वो नेचुरल थे कि वो नेचुरली लेक्स बन रहे थे। बट इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी लेक्स बनते हैं, जैसे कि डैम्स की वजह से। तो हमें पता है डैम्स में क्या होता है, एक तरीके से मान लो यहाँ पे दो पहाड़ हैं, राइट, इस तरीके से ये दो पहाड़ हैं और बीच में से एक नदी जो है वो बहती हुई आ रही थी। अब क्या होगा, इन दो पहाड़ों के बीच में एक डैम बना दिया जाएगा यहाँ पे, और इस डैम से क्या होगा, इस नदी से आते हुए पानी को रोका जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब जब इस डैम की वजह से यहाँ पे पानी को रोका जाएगा, नदी के पानी को, तो धीरे धीरे करके नदी का पानी यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा और फिर इस तरीके से यहाँ पे एक लेक हमें दिखाई देगा, राइट। तो डैमिंग की वजह से भी, डैम्स की वजह से भी जो लेक्स हैं वो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। और नॉर्मली डैम्स वगैरह किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी एरिया की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके। उस डैम की मदद से जो हाइडल पावर है, हाइडल मतलब होता है पानी और पावर मतलब बिजली, तो ऐसी बिजली जो कि पानी को इस्तेमाल करके बन रही है, तो डैम्स की मदद से जो हाइडल पावर है वो बनाई जाती है, राइट। तो इस तरीके से डैम्स के वजह से लेक्स भी बन रहे हैं। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। तो लेक्स के बहुत सारे फायदे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। अब लेक्स क्या करते हैं, वो किसी भी नदी के बहाव को रेगुलेट, एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब कि अगर नदी बहुत ज्यादा बह के चल रही होगी तो लेक क्या करेगा, उसके कुछ पानी को अपने अंदर एक तरीके से स्टोर कर लेगा और जो नदी ओवरफ्लो कर रही है उसको वो थोड़ा कम कर देगा।
राइट। इसी तरीके से अगर नदी में बिल्कुल ही पानी नहीं है और लेक में पानी है तो लेक क्या करेगा, उस नदी को थोड़ा थोड़ा पानी देगा। सो ड्यूरिंग द हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन द इवन फ्लो ऑफ वाटर। तो जब बहुत ज्यादा हैवी रेन्स होती हैं, जब पानी बहुत ज्यादा नदियों में चल रहा होता है, तब जो लेक्स हैं वो फ्लडिंग को बाढ़ आने से रोकते हैं, थोड़ा सा उसे कंट्रोल करते हैं, और ड्राई सीजन में वो इवन फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब कि नदी में थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो बहता रहे, नदी एकदम ही सूखी ना पड़ जाए, इस चीज में भी जो लेक्स हैं वो मदद करते हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, और लेक्स को भी हम हाइडल पावर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग्स। अब जब लेक रहेगा, आसपास का जो इलाका है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो लेक की वजह से आसपास ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। सो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, उसकी वजह से क्या होगा, एक तरीके से लेक जो है वो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा और आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉडरेट रहेगा। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो लेक है उसमें पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा होगा, वहाँ पे मछलियाँ वगैरह होंगी और अलग अलग जो लेक्स में जो जानवर वगैरह रहते हैं उसको वह मदद करेगा। अगर जंगल वगैरह के आसपास है तो वो जो जानवर हैं उनको पानी प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करता है, किसी भी जगह को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं लेक, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, राइट। तो जो लेक है वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं, किसी भी जगह को एक तरीके से रिवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो लेक्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसी भी जगह पे प्ले करते हैं।